ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भइल परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले वाला क्लास में आप लोग को न जो पोषण था वो हम बता चुके थे, सजीव निर्जीव में जो अंतर था वो हम बताए हैं, और जो था पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार होते हैं, एक आपका स्व पोषण, दूसरा आपका पर पोषण होता है। और इसी में हम लोग जो था प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, स्व पोषण के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकताएं होती है हमें सभी देखते हैं। कहता है पोषण, कहता है पोषण, जीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करेगा, इसी को पोषण कहते हैं। जीव जो है भोजन का ग्रहण कर, भोजन को ग्रहण कर इसका उपयोग करेगा, इसी को कहते हैं, इसी को पोषण कहते हैं। पोषण आपका दो प्रकार के, पोषण दो प्रकार के, एक आपका स्व पोषण, दूसरा आपका पर पोषण। एक स्व पोषण, दूसरा आपका पर पोषण। तो स्व पोषण जो है जो जीव अपना भोजन खुद से संश्लेषित कर ले, इसे स्व पोषण कहते हैं। और जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं पर पोषण कहते हैं। पर पोषण, स्व पोषण के लिए जो स्व पोषण है यह सभी हरे पेड़ पौधे में होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे में होते हैं, कुछ अपवाद भी हैं। और जो स्व पोषण है, स्व पोषण के लिए आवश्यक सामग्रियां चार होती है। स्व पोषण के लिए आवश्यक सामग्री चार होते हैं, जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण। दूसरा आपका था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरा था सूर्य का प्रकाश। चौथा हरित लवकता, हरित लवकता। अब आपको हम यहां बताएंगे जो परपोषण है ना, परपोषण तीन प्रकार के होते हैं, परपोषण तीन प्रकार के, परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा आपका होता है परजीवी पोषण। तीसरा होता है प्राणी संपोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। मतलब जो परपोषण है ना, परपोषण आपका तीन प्रकार का होता है, परपोषण तीन प्रकार के। पहला आपका मृत जीवी पोषण है, दूसरा परजीवी पोषण है, तीसरा प्राणी संपोषण है, प्राणी संपोषण है। तो जो मृत जीवी पोषण है ना, मृत जीव पोषण, जो भी जीव अपना भोजन मृत पौधों से या सड़े गले जंतुओं से प्राप्त करेगा। जो भी जीव है या तो वो मृत पौधों से, सड़े गले पौधे से या मृत जंतुओं के शरीर का, तब वो अपना भोजन को प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा। ऐसे जो पोषण है कहते हैं, यह मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब जो भी जीव है, यदि ये पेड़ पौधा सड़ गया है उससे भोजन प्राप्त करेगा, या जीव जंतु ठीक है वो सड़ गल गए, मृत्यु के बाद अवशेष बन गए हैं तो उनसे भोजन प्राप्त करेगा। तो इस प्रक्रिया को मृत जीव पोषण कहते हैं, मृत जीव पोषण, मृत जीव पोषण कहते हैं। अब जो आपका, और जो भी जीव इस प्रकार का भोजन प्राप्त करेगा, जो भी जीव इस प्रकार का भोजन, उस जीव को ना मृत जीवी कहते हैं, उस जीव को मृत जीवी कहते हैं, उस जीव कहते हैं मृत जीवी कहते हैं। जैसे यदि सपोज, यदि हम ही
मरे गले गले सारे चीज क्या हुआ, हम भोजन प्राप्त करेंगे। तो हम जो हुए जीव, हम हो जाएंगे मृत जीवी। हम क्या जाएंगे, हम कौन जीव, मृत जीवी हो जाएंगे। अब कहता कि परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो जो जीव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब या तो सीधे रूप से या आड़े तिरछे से दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। जो भी जीव है या वो सीधे रूप से या अप्रत्यक्ष, अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई या अस्थाई रूप से, ये क्या दूसरे के संपर्क में रहेगा और उसी से क्या होगा, भोजन प्राप्त करेगा। इस प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण मतलब जो जीव दूसरे जीव का शरीर या वो अस्थायी रूप से हो या वो अस्थायी रूप से, उन्हीं से भोजन प्राप्त करेगा ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं परजीवी पोषण कहते हैं। और परजीवी पोषण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तीसरा कहा कि प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, जो जीव भोजन के रूप में या तो ये ठोस या तरल दोनों क्या आते हैं, ग्रहण करते हैं। जो जीव भोजन के रूप में या वो ठोस ग्रहण करे या तरल पदार्थ ग्रहण करे, ऐसे जो है ना, या इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण, जो जीव भोजन के रूप में ठोस ग्रहण करे और तरल दोनों प्राप्त करे, ग्रहण करे, इसे क्या कहते हैं, इससे ही हम लोग ना प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है वो भोजन के रूप में ठोस तथा तरल दोनों को ग्रहण करेगा ना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्राणी संपोषण कहते हैं। और प्राणी संपोषण करने वाले जीव को ना प्राणी संभोजी कहते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीव को प्राणी संभोजी कहते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। अब देखिए, जो मृत जीवी है ना, मृत जीवी को ही ना हम लोग अपघटक भी कहते हैं या घटनकर्ता भी कहते हैं, अपघटनकर्ता भी कहते हैं। आखिर मृत जीवी को अपघटनकर्ता काहे कहते हैं, मृत जीवी को अपघटनकर्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है बेकार चीज को क्या कहते हैं, सराहने गलाने का कार्य करता है, अपघटन करने का कार्य करता है। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, मृत जीवी को अपघटन या अपघटक भी कहते हैं, अपघटनकर्ता या अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी को अपघटक काहे कहते हैं, अपघटक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है ना अपशिष्ट पदार्थों को, बेकार पदार्थों को, खरपतवार को, या क्या होते हैं अपशिष्ट पदार्थों को अपघटन का कार्य करता है, मतलब सराहने गलाने का कार्य करता है। इसलिए मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है, मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। तो अब देखिए, आपको थोड़ा एक बार फिर से बताते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को न प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में ना फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इंग्लिश में जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जितना भी पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं। जितना भी पृथ्वी पर के हरे पेड़ पौधे हैं, सब के सब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं। और हम लोग जो है सिर्फ किए हैं दलिद्री वाला काम किए हैं, मतलब पेड़ पौधा वो अपना भोजन तैयार किए हैं,
हम नोच के खा गया। आपका आम हो या अमरूद हो, पपीता हो, लीची हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधा तैयार किए वो अपने लिए, लेकिन हम लोग क्या किए, दलित दलित बड़ा काम किए हैं। मतलब उनका जो था क्या वो हम लोग छीन के झपट के खा गए हैं। तो यह जो प्रक्रिया है पेड़ पौधों में होते हैं, सब में नहीं। जैसे आपका गोबर छत्ता है, घटपर्णी है, कैक्टस है, कुकुरमुत्ता है, ये सब में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं नहीं होती है। ये सब में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं नहीं होती है। अब आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है। पहला आपका जल तथा खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चौथा हरित लवक। और इन पेड़ पौधा का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। पेड़ पौधा का जो भोजन वो कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। कहाँ में? पत्तियों में। तो इसी गुण के कारण पत्तियों को रसोई घर कहते हैं। कौन घर? रसोई घर कहते हैं। इंग्लिश में ना किचन हाउस कहते हैं। इंग्लिश में किचन हाउस। या हम लोग चलेंगे पुराने समय में, मतलब दादी जी से चल जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? भंसा घर। मतलब जिस स्थान पर खाना बनता था ना उस स्थान को ना कहते हैं भंसा घर। कौन घर? भंसा घर। किनकी भाषा में? ये हमारे दादी जी की भाषा में है। उनके समय में जो जहां खाना बनता था उन समय में जिस स्थान पे खाना बनता था ना उस स्थान को दादी लोग भंसा घर कहा करती थी। या नानी लोग भी ना भंसा घर। हम लोग जब जाते थे नानी कन, अब तो चलिए बात भाई ठीक है, जब नानी कन जाते थे तो नानी बोलती थी कि जो भंसा में काट के अपने से खा ली है, या नानी खुद से भी खिलाती थी। अब आपको ठीक हम बताते हैं जो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समीकरण। क्या रासायनिक समीकरण? आपको हम वो दिखाते हैं। थोड़ा हम लाते हैं थोड़ा सा बोर्ड साफ करने के लिए। देखिए अभी आपको हम बताते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। मतलब फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ना इसका हम लोग वही बताएंगे। इक्वेशन क्या बताएंगे? इक्वेशन बताएंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण समीकरण। देखिए 6CO2 प्लस 12H2O। देखें एयर रो। क्या देंगे? एयर रो। देखेंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। मतलब ये सब चीज देखिए C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O। मतलब यह जो है आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। देखिए 6CO2 प्लस 12H2O। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 सामग्री चाहिए। पहला CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा का आएगा जल की, और जल में क्या मिला हुआ? खनिज लवण हो गया 2 गो, सूर्य का प्रकाश क्या हुआ 3 गो, और क्लोरोफिल 4 हुआ ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है। अब जब ये सब सामग्री लेगी तो पेड़ पौधा इनसे क्या बनाएगी? C6H12O6 पहले बनाया ग्लूकोज। क्या बने? ग्लूकोज बने। दूसरा O2 बने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इस बात ठीक है। H2O जल, जल नहीं निकलता, जल निकलता है। इसका रीजन है कि जल
निकलता है इसका रीजन आप लोग सुनेंगे वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधे की पत्तियों से जो निकलता है जल वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में जो निकलता है इस क्रिया कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जल निकलता है ना। और यदि आप लोग से पूछे कि हमारे वायुमंडल में वातावरण में CO2 तथा CO2 और O2 का संतुलन कैसे बना हुआ है, किस प्रक्रिया से, क्या बताइएगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा हमारे वायुमंडल में है यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना हुआ है। इसमें ना आप लोग हमें एक परिभाषा छोड़ दीजिए, ठीक है? जैव परक्रम। जैव परक्रम जिस क्रिया द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, बचाव होता है, जिस क्रिया द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब उसका सुरक्षा होता है, उसका बचाव होता है, इस क्रिया को न जैव परक्रम कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, जीव का बचाव होता है, इसी को न, जिस प्रक्रिया को कहते हैं जैव परक्रम कहते हैं। जैव परक्रम कहते हैं। कौन प्रक्रम? जैव परक्रम कहते हैं। देखिए आप जीव में कौन कौन सी क्रियाएं होती है? जैसे श्वसन, ये भी तो एक क्रिया हुआ। उत्सर्जन, ये भी क्या हुआ? एक क्रिया ही हुआ। पाचन क्या हुआ? ये भी एक क्रिया हुआ। तो यही सब क्रिया करके आता है सजीव का अनुरक्षण हो रहा है। यदि एकदम बंद हो जाएगा, उत्सर्जन बंद हो जाएगा या श्वसन क्रिया बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिर ये तो सजीव तो रहेगा ही नहीं। अब क्या आपको इसी में, ठीक है, देखिए बताते हैं अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा जो है ना, यह एक समुद्री जलीय जीव है। यह नदी तालाब झील में पाए जाते हैं, खास करके गीले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। इसका आकार जो है वह निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? वह निश्चित होता है। इनका आकार क्या होता है? वह निश्चित। और यह एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव। और यह जो है ठीक है प्रचलन के लिए, प्रचलन यह कूटपाद की सहायता से करते हैं। यह प्रचलन जो है यह कूटपाद की सहायता से करते हैं, कूटपाद की सहायता से। और इनमें भोजन है, पाचन स्थान, भोजन का जो पाचन स्थान है वो रसधौनी में होता है। मतलब अमीबा एक कोशिकीय समुद्री जलीय जीव है। इसका आकार वह निश्चित होता है। यह जो प्रचलन मतलब एक जगह से दूसरी जगह है, यह कूटपाद की सहायता से चलते हैं। और इनमें है ना भोजन पाचन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। इनमें जो है भोजन पाचन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। इनका जो भोजन है ना पाचन स्थान वो खाद्यध्वनि या रसध्वनि में होता है। खाद्यध्वनि या रसध्वनि में होता है। अब क्या पैरामीशियम? पैरामीशियम भी एक सरलतम प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम क्या है? एक सरलतम प्रोटोजोआ है जो कि यह क्या था? यह भी समुद्र में, नदी तालाब में पाए जाते हैं। और पैरामीशियम में ना भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग होते हैं, उसे साइटोस्टोम कहते हैं। उसे साइटोस्टोम कहते हैं। उसे साइटोस्टोम कहते हैं। मतलब अमीबा में जो है भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए ठीक है, इसमें न एक निश्चित स्थान क्या होता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। एक निश्चित स्थान से भोजन को क्या होता है? ग्रहण किया जाता है। तो उस स्थान को ना साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम कहते हैं। कौन स्टोम? साइटोस्टोम कहते हैं। यह साइटोस्टोम को है ना हम लोग कहते हैं कोशिका मुख कहते हैं। मतलब पैरामीशियम जो है भोजन ग्रहण करने के लिए ना उसमें एक निश्चित स्थान है, उसको कहते हैं, उसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। आज के लिए इतना ही।
सभी को जय हिंद।